दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ में बता रहा था। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा गया है और हर एक क्वेश्चन को इतने ढंग से लिखा गया ताकि आप लोग उतना ही अगर अपने बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, अगर क्वेश्चन वो आता है तो आप लोग पूरे मार्क्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग का इसका सभी का PDF चाहिए, क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही में चैप्टर वाइज नोट्स का, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर लेना जिनको भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, तो आप लोग मैसेज एक बार जरूर कर लेना अगर जिनको भी ये अच्छा लगता है। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही है, इसके अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसके हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं और कह सकते हैं बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बहुत सारे इस चैप्टर से आते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ठीक, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था इससे पहले की वीडियोस में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप लोग अभी जाकर के उसे देख लेना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आज की वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं और इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो लघु उत्तरीय होता है आपका 2 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका 2 मार्क्स का आता है, इसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। और आज जितना भी क्वेश्चन बचा था आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का इंपॉर्टेंट, उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और ये क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके क्वेश्चन है। ठीक, तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लें। इसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकें कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले, जो हमारा क्वेश्चन आज का होने वाला है वो आपका होने वाला है बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि जो बहुभूरता होती है उस पर हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हमको बताना है कि बहुभूरता होती क्या है। तो आप लोग क्या लिखोगे ताकि आप लोग को 2 नंबर पूरी तरीके से मिल जाए, तो आप लोग को बस इतना लिखना है कि एक बीज में कई भ्रूणों का पाया जाना बहुभूरता कहलाता है। अब इसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक जो बीज होता है उसमें जब 2 या 2 से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका बीज होगा कैसा हो जाएगा, बहुभूरता कहलाएगा। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है नीचे आपको कि बहुभूरता की जो खोज है किसने करी थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने करी थी 1719 में, और संतरे के पौधे में किया था। अगर आपसे पूछ लेता है कि बहुभूरता का एक उदाहरण दीजिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो बहुभूरता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपका है संतरे का पौधा जो आपका होता है, उसमें ही बहुभूरता की खोज करी थी और बहुभूरता की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है और जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, उन दोनों का हम लोग को बनाना है नामांकित चित्र। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इस प्रकार से होता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, केंद्रक, तो ये बीच में जो आप देख पा रहे होंगे केंद्रक है। तो इसमें होता है कि इसमें क्या होता है, केंद्रक तो विभाजित होता ही, साथ ही में कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार से केंद्र विभाजित होता जा रहा है, साथ ही में कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता जा रहा है। तो इसलिए आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, केवल और केवल केंद्र विभाजित होते हैं, कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता है। तो ये आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक, और ये जो आपका पहला वाला होता है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने इस सबसे बना दिया। ये सारा PDF आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा जो भी लोग ग्रुप में ज्वाइन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन है उसका हम लोग को व्याख्या करना है संक्षेप में। तो हम लोग को क्या लिखना है उसमें हम लोग समझ लेते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी, जो आपका गुरु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और जिनमें से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं आपके वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, और तथा जो एक गुरु बीजाणु बच जाता है वही आपका सक्रिय रहता है या फिर कह सकते हैं क्रियाशील रहता है। और इस प्रक्रिया को, यानी कि जो आपका गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इतना आप लोग लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग यहाँ पर टिक लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर।
आप लोग। तो मैं आपको बताते चलूँगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसे भी आप लोग IMP टिक कर देना, ठीक, इस प्रकार से। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपका है अनिषेक फलन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अनिषेक फलन जो शब्द है उसे किसने दिया था, नैल ने दिया था। और सामान्यतः जो निषेचन होता है वो निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है फल में परिवर्तित होता है, ठीक। होता है कि जो सामान्यतः जो चीज़ें होती हैं निषेचन के बाद ही जो अंडाशय होता है फल में बदलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अनिषेक फलन में ऐसा नहीं होता है। कि इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, और यह क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। तथा ये जो फल होते हैं उसे हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग केला, पपीता, संतरा आदि देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि होता है कि जब बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय हो वो फल में परिवर्तित हो जाए तो वो प्रक्रिया आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। और जो फल होते हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न जो फल होते हैं उसे हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप लोग केला, पपीता, संतरा आदि लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इस पर भी टिक मार देना। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के 2 क्वेश्चन पक्के कर देता है। तो आपका लघु बीजाणु जनन अगर आपका डायरेक्ट आ जाता है तब भी आप लोग कर पाएंगे, अगर गुरु बीजाणु जनन भी पूछ लेता है तब भी आप लोग कर पाएंगे। तो हम लोग को बताना क्या है, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताना है, ठीक। यानी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो लघु बीजाणु जनन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यह क्रिया पुंकेसर के पराकोश में होती है। यानी कि जो लघु बीजाणु जनन होता है वो कह सकते हैं कि जो पुंकेसर होता है, नर भाग होता है पुष्प का, तो उसके पराकोश में होती है, क्योंकि पुंकेसर में ही क्या होते हैं, परागकण का निर्माण होता है जो आपका नर युग्मक के रूप में कार्य करता है। वहीं गुरु बीजाणु जनन की हम लोग बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि यह क्रिया जो आपकी होती है बीजांड के अंदर होती है। यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है वो आपका बीजांड के अंदर होता है, और लघु बीजाणु जनन आपका जो होता है पुंकेसर के पराकोश के अंदर होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो अगला कह सकते हैं पॉइंट है वह है इसमें परागकण या फिर लघु बीजाणु बनते हैं। यानी कि जब यह प्रक्रिया जो संपूर्ण होती है लघु बीजाणु जनन की, तो उसमें क्या होता है, परागकण बनते हैं, या फिर जिसे हम लोग लघु बीजाणु भी कहते हैं वो बनते हैं। और जो पे गुरु बीजाणु जनन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें गुरु बीजाणु बनेंगे और साथ ही में गुरु बीजाणु ये भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग भ्रूणकोश भी कहते हैं। यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, संपन्न होती है, तो गुरु बीजाणु या फिर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है आपका लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिका भाग लेती हैं, और वहीं पर अगर गुरु बीजाणु जनन की बात करें तो उसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है। तो इतना आप लोग लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। इतना ही आपको लिखना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, 3 या 4 साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक। तो स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो आपकी होती है वो स्वपरागण होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब क्या होता है कि एक पुष्प जो है आपका जिससे परागकण निकल रहा है, जब वो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वह क्रिया कैसी कहलाती है, आपकी स्वपरागण प्रक्रिया कहलाती है। वहीं पर हम लोग परपरागण की बात करें तब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो आपकी परपरागण की क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक पुष्प का जो परागकण होता है वो किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, पौधे अलग अलग होते हैं, यानी कि एक ही पौधे के पुष्प पे नहीं पहुंचता है। इसमें क्या होता है, एक पौधा जो होता है उसके पुष्प के जब परागकण निकलते हैं तो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया आपकी परपरागण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसमें पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। और इनमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैसे होते हैं, पुष्प आपके प्रायः एक लिंगी होते हैं, ठीक। ये भी आपके पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला जो आपका पॉइंट है, इनमें जो पुष्प होते हैं सुगंधित व फिर रंगहीन नहीं होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प जो होते हैं सुगंधित व फिर रंगहीन होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो ये हमारा अगला पॉइंट है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो स्वपरागण होता है ये अपने आप हो जाता है, इसमें माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग परपरागण की बात करें तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि मान लीजिए हवा हो गया, कीट वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। वो परागकण को दूसरे पुष्प के परागकोश कह सकते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचाने के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। यही आपके जो लघु उत्तरीय जो आपके होते हैं उसका जो फर्स्ट टाइप होता है, उसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सबको मैंने आज की वीडियो में करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनका सेकंड टाइप जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।